हाय गाइस, वेलकम टू Sjelementals। माय नेम इज़ सुरभि। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सेकंड पार्ट ऑफ द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ऑल्दो ये टॉपिक आप लोग को 9th और 10th में प्राइमरीली हेल्प करता है क्योंकि वो आपका बेस बनाता है साइंस का। बट इवन इफ़ आप 11th और 12th में स्ट्रगल कर रहे हो केमिस्ट्री समझने में, केमिकल रिएक्शंस लिखने में, तो आपको बेसिक्स की सारी वीडियोज़ पता होनी ही चाहिए। या फिर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो भी आपको बेसिक्स की तो सारी वीडियोस देखनी चाहिए और सारी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। सो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी एटॉमिक नंबर 1 to 20 लर्न करने की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप वो ट्रिक सीखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आज मैं आपको एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी और हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जॉन डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था दैट एटम्स आर नॉट डिविजिबल फर्दर। मतलब एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। लेकिन लेटर ऑन उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ने ये रिवील किया दैट एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड into 3 atomic particles, and those 3 atomic particles are electron, proton and neutron। अगर आप जानना चाहते हो कि इन सारे एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई या फिर इन पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो उस टॉपिक के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ पे जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हो। एक बार ये पता चल गया दैट एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने आके एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आखिरकार एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अरेंज कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पर अरेंज्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो जो थ्योरीज आई उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो इफ़ इट्स रिलेवेंट टू योर करिकुलम एंड योर कोर्स। यहाँ पे हम बहुत ब्रीफ में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। सो जैसे हमारा सोलर सिस्टम होता है, उसके सेंटर में एक सन होता है, तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो दैट सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इनटू फिक्स ऑर्बिट्स। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे एटम का भी है। एटम के सेंटर में एक पोर्शन होता है जिसे न्यूक्लियस हम कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों लोकेटेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। अभी तक आपको ये पता चल चुका होगा दैट इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो कॉम्पोजिशन मैंने आपको अभी बताई है उसके अकॉर्डिंग आप सोचो, अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है एंड न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रली चार्ज है, दैट मीन्स देयर इज़ नो चार्ज, तो न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस विल बी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in an atom and it is also equal to the number of electrons present in an atom. So basically एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, which means atom on the whole is electrically neutral. एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। Why? बिकॉज एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। सो अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएंगे तो ओवरऑल चार्ज एटम के ऊपर क्या हो जाएगा? 0. So atom on the whole is electrically neutral. Now in this video we are trying to understand कि ये जो electrons होते हैं ये nucleus के around arranged कैसे होते हैं। Trust me guys, it's very important to understand कि electrons का configuration कैसा होता है nucleus के around, क्योंकि जब आप ये समझ पाओगे कि electrons nucleus के around कैसे located हैं तभी आप समझ पाओगे कि ये chemical reaction होती कैसे है। Because electrons के लेने और देने की वजह से ही compounds बनते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह
से कंपाउंड्स बनते हैं। तो आप अपने आसपास जितने भी सब्सटेंस देखते हो, जो भी केमिकल रिएक्शन से बने हैं, उन सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक या फिर शेयरिंग इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है न्यूक्लियस के अराउंड ये समझ पाओगे, तभी आप इजीली केमिकल रिएक्शन भी समझ पाओगे, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द सेकेंड स्टेप इन आवर बेसिक्स। तो आपने नील बोर की जो थ्योरी पढ़ी थी अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें उन्होंने बताया था दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स एंड ईच ऑर्बिट इज अ फिक्स एनर्जी शेल। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में तो रोटेट करते हैं, बट ईच ऑर्बिट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ डेफिनेट एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल। इन शेल्स को फिर नाम दिया गया सेंटर से स्टार्ट करते हुए के टू फर्दर। नील बोर ने अल्फाबेट्स का यूज करके हर एक एनर्जी शेल को डिनोट किया। सो न्यूक्लियस के जो सबसे पास था दैट वाज के शेल। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे के, एल, एम, एन ऐसे करके उन्होंने हर एक एनर्जी शेल का नाम रखा। ऑलराइट, तो अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया दैट न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन लोकेटेड है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। सो अब ये जो शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उस हर एक शेल का एनर्जी लेवल फिक्स होता है। सो जब नील बोर ने ये बता दिया दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स और फिक्स्ड एनर्जी शेल्स, और उन्होंने उन शेल्स का नाम रख दिया के, एल, एम, एन। उसके बाद उन्होंने 3 रूल्स दिए बेसिकली, जिनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड कन्फिगर होंगे। तो जो पहला रूल है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितने मन आए उतने इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर चक्कर काट लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी लेवल है हर एक शेल का, तो एनर्जी जो होगी वो बैलेंस रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने एक रूल डिफाइन किया, और वो रूल क्या कहता था, दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एनी शेल विल बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर एंड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द शेल। तो अगर मैं के शेल की बात करूं तो के शेल से हमने स्टार्टिंग की है। न्यूक्लियस के जो सबसे पास शेल होगा उसका नंबर 1 होगा और उसको हम के से डिनोट करेंगे। सो के शेल यानी कि जिस शेल का नंबर 1 हम कह रहे हैं वहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो अगर n की वैल्यू 1 है तो 2n स्क्वायर से अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2। यानी कि जो फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला शेल है, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी शेल है यानी कि L के लिए नंबर ऑफ एनर्जी शेल है वो कितना हो जाएगा 2। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो अगर आप अपने फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। इसका मतलब जो सेकेंड शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड विल बी इक्वल टू 8। यानी L शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 8। मूविंग ऑन, अब जो थर्ड शेल है यानी कि M शेल, बिकॉज न्यूक्लियस की जो सबसे पास था आपने उसको K बुलाया, उससे आगे बढ़े आपने L बुलाया, उससे आगे बढ़े आपने M बुलाया। तो जो थर्ड शेल है सेंटर से काउंट करने पे दैट इज द M शेल, वहाँ पे n की वैल्यू क्या हो रही है 3। तो अगर आपका फॉर्मूला 2n स्क्वायर में आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 18। यानी थर्ड शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दैट इज इक्वल टू 18। सिमिलरली मूविंग ऑन टू द फोर्थ शेल विच इज द n शेल, सो K, L, M देन n। सेंटर से जो फोर्थ शेल हुआ यानी कि n शेल, वहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, जो हमारा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, वहाँ पे n की वैल्यू क्या हो रही है 4। इसका मतलब 2 इंटू n का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 2 आप करोगे कितना आएगा 32। यानी फोर्थ शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, दैट इज 32। सो अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। समरी, सेंटर से हम स्टार्ट करते हैं अगर, तो के शेल इज द फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 है। यूजिंग द फॉर्मूला 2n स्क्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द के शेल इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट L शेल के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन L शेल विल बी 8। जो हमारा थर्ड शेल है यानी कि M शेल, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 18। और जो हमारा फोर्थ शेल है यानी कि N शेल, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 32। दिस इज रूल नंबर 1 which says that the maximum number of electrons which can be accommodated in a given shell will be determined by the formula 2n square.
So now what is the second rule? The second rule says that the maximum number of electrons in the outermost shell of any atom can be 8. यानी अंदर वाले शेल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आने हैं वो आप 2n² फॉर्मूला से डिटरमाइन करोगे, बट जो बाहर वाले शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड दैट इज़ 8. ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आपको ये ईजिली रूल्स याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे. तो अभी के लिए परेशान मत होना, अपना नोटबुक और पेन रेडी रखना, बिकॉज मैं एक बार रूल्स एक्सप्लेन करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना बताऊंगी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की. एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी ईजी एंड यू विल एन्जॉय ऑल द प्रैक्टिस. और एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आ गया ना, ट्रस्ट मी, आपको वैलेंसीज चुटकियों में याद हो जाएंगी. और एक बार आपको वैलेंसीज चुटकियों में याद हो गई, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखना समझ में आ गया, तो आप बहुत ईजिली नेक्स्ट स्टेप सीख पाओगे केमिस्ट्री के बेसिक्स का, एंड दैट इज़ वर्ड फॉर्मेशन. वर्ड फॉर्मेशन यानी कि केमिकल फॉर्मूलाज लिखना आप बहुत ईजिली सीख पाओगे. तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट सीखे, यानी कि एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल. हमने एटॉमिक नंबर 1 to 20 की ट्रिक्स सीखी. उसके बाद हम क्या सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आते ही हमें वैलेंसीज समझ में आने लगेंगी, और एक बार आपको वैलेंसीज समझ में आ गई और याद हो गई तो आप बहुत ईजिली केमिकल फार्मूलाज लिख पाओगे. एंड देन फार्मूलाज लिखने आ गए, उसके बाद आप बहुत ईजिली केमिस्ट्री के सेंटेंसेस यानी कि केमिस्ट्री की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना सीख पाओगे. सो लेट्स मूव ऑन. Alright, now it's time for the third rule, and the third rule says that electrons cannot be accommodated in a given shell if the inner shells are not filled. इलेक्ट्रॉन डालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि उसकी इनर वाले जो शेल्स हैं वो फिल्ड है या नहीं. थर्ड रूल ये बोलता है कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन डालने से पहले यू नीड टू इंश्योर दैट द इनर सेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड. यानी इनर सेल्स में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एज पर द फॉर्मूला 2n², जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल दिए जाते इनर वाले शेल्स में, तब तक आप नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं डालोगे. तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप सीधा जाके एल शेल में या एम शेल में नहीं डाल दोगे, क्योंकि न्यूक्लियस के पास सबसे पहला शेल कौन सा है, के शेल. के शेल में जब तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने उसमें आ सकते हैं वो नहीं फिल हो जाते, तब तक आप नेक्स्ट शेल को फिल नहीं करोगे. सिमिलरली आप एम शेल में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हो जब तक के और एल शेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें फिल नहीं हो जाते हैं. अपना पेन और पेपर निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि मैं अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करना सिखाने वाली हूँ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का. एंड मेरे साथ साथ करना है आपको. वीडियो देखते देखते आपको साथ में अपनी नोटबुक और पेन पे अगर आप करते जाओगे तो आई अश्योर यू कि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी चीज़ें, और आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना भी सीख जाओगे. और एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आ गया तो आप वैलेंसीज भी बहुत ईजिली सीख जाओगे, केमिकल रिएक्शंस भी बहुत ईजिली सीख जाओगे. सो नाउ जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है. और एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है बताओ, हाइड्रोजन का. अब मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा. यानी अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1. अब एक ही अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पे जाएगा बताओ, कौन से शेल में जाएगा. इट विल गो टू द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, दैट इज़ के शेल. तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको कोई ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, सेंटर में एक न्यूक्लियस ड्रॉ करोगे, उस न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट ड्रॉ करोगे विच इज़ द के शेल, और के शेल में एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे. अब आप इलेक्ट्रॉन को एक छोटी सी डॉट से या छोटी सी बॉल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो उस ऑर्बिट के अंदर, या फिर आप एक क्रॉस मार्क से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. इट्स अप टू यू, जिसे अच्छा लगे वैसे रिप्रेजेंट कर देना. नेक्स्ट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 2 है दैट इज़ हीलियम. अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2. अगर 2 एटॉमिक नंबर है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2. अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो दोनों के दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, के शेल में. बिकॉज हमें 2n² फॉर्मूला से पता है दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इन के शेल विच इज़ द फर्स्ट शेल इज इक्वल टू 2. और आपको ये भी पता है कि नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आप तब तक नहीं डाल सकते जब तक अंदर वाला पूरा कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है. के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए आप हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे दिखाओगे, के शेल में. अगर आपको पूछते हैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करना, तो आप सेंटर में एक न्यूक्लियस बनाओगे, उसके अराउंड एक ऑर्बिट बनाओगे. ऑर्बिट रिप्रेजेंट्स के शेल, और के शेल के अंदर आप दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिखा दोगे. ऑल राइट, सो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है आपका, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3.
एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? लिथियम का होता है। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू गाइज, एटॉमिक नंबर 1 to 20 लर्न करने के लिए मैंने एक बहुत ईजी ट्रिक अपनी वीडियो में दिखाई हुई है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न एटॉमिक नंबर्स ईजिली एंड फास्टली, तो आप जाके वो वीडियो वहाँ से देख सकते हो। सो द थर्ड एलिमेंट इज़ लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो आपको ये याद आना चाहिए कि जो फर्स्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स हम 2n² फॉर्मूला से अगर डिटरमाइन करते हैं तो n की वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए 1 है, और अगर n की वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए 1 है तो वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एकोमोडेट हो सकते हैं? 2। और यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं अरेंज करके? 3। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 2 शेल ड्रॉ करोगे। जो फर्स्ट शेल है आपका K शेल, उसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, और जो उसके बाद जो नेक्स्ट शेल होगा यानी कि L शेल, उसके अंदर आप 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके दिखाओगे। सो अगर आपको लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करने को बोलेंगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक सेंटर में न्यूक्लियस ड्रॉ करोगे, न्यूक्लियस के अराउंड एक K शेल ड्रॉ करोगे। K शेल में आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2। तो आप K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके दिखाओगे। अभी भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया है क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो आप नेक्स्ट शेल में डाल के दिखाओगे, विच इज़ दी L शेल। उसके बाद एटॉमिक नंबर 4 पे जाते हैं। एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है? बेरिलियम का होता है। बेरिलियम का अगर एटॉमिक नंबर 4 है विच मीन्स उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। नाउ सेम प्रोसीजर अगेन फॉलोज। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। और जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? 2n²। और क्योंकि वो फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू कितनी है? 1, विच मीन्स जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। ईजी है। हमने हाथ से बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ कर रहे हो तो चीज़ें समझ में आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मेरी वीडियोस तो आप खासकर जब भी देखो कोशिश करना कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठो और साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि इंसान अपनी हैंड राइटिंग में एक बार जो लिख लेता है ना वो चीज़ें उसको ज़्यादा याद रहती हैं। बहुत सिंपल, अगर आप स्कूल या कॉलेज जा रहे हो तो आप अपनी टीचर का लेक्चर सुनने से पहले एक बार वीडियो देख लो, अपने हाथ से चीज़ों को अपनी नोटबुक पे लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट डे जाके आप जब टीचर का लेसन अटेंड करोगे तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएंगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप स्कूल और कॉलेज नहीं जा रहे हो तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार में लर्न नहीं हो रहा तो आपके पास ये यूट्यूब की वीडियो है, आप इसको दोबारा देख सकते हो। सो बेरिलियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीख लिया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और जो बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन थे वो हमने नेक्स्ट शेल में यानी कि L शेल में डाल दिए। मूविंग ऑन टू द 5th एलिमेंट विच इज़ बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, विच मीन्स उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 हैं। अब नाउ अगेन अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 5 टोटल थे। अब 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। तो आप एक और शेल ड्रॉ करोगे विच इज़ दी L शेल, और L शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे? 3। यानी बोरॉन के एटम को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप सेंटर में एक न्यूक्लियस ड्रॉ करोगे, उसके अराउंड आप K शेल ड्रॉ करोगे, K में आप 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, उसके बाद आप एक और सर्कल ड्रॉ करोगे विच रिप्रेजेंट दी L शेल। L शेल के अंदर आप बचे हुए तीनों इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए L शेल में जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या है? 2n²। एंड 2n² फॉर्मूला के हिसाब से अगर n की वैल्यू आप 2 रखते हो तो सेकेंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8। यानी जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक आप इजीली उसके अंदर डाल सकते हो। और आपको ये भी याद रखना है कि आप नेक्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं डाल सकते हो जब तक कि अंदर वाले सेल्स पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाते। यानी जब तक L शेल पूरी तरह से फिल नहीं हो जाता 8 इलेक्ट्रॉन से, तब तक आप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी मर्जी से M में नहीं डालोगे, N में नहीं डालोगे। जब तक इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो जाते हैं तब तक आप नेक्स्ट शेल के ऊपर जाओगे ही नहीं। सो मूविंग ऑन टू द 6th एलिमेंट, एंड 6th एलिमेंट आपको याद होगा क्या होता है? कार्बन। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगेन आप सेंटर में एक न्यूक्लियस ड्रॉ करोगे, उसके अराउंड आप K शेल ड्रॉ करोगे, K के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे बिकॉज 6 इज़ दी एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो यानी कि L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू एटॉमिक नंबर 7। एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। एटॉमिक नंबर 7 का मतलब हो गया उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं। तो आप पहले शेल के अंदर
2 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी दूसरे शेल में डालने के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो आप यहाँ पे भी 2 शेल ड्रॉ करोगे, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन का होता है। सो दिस मीन्स ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 प्रोटॉन्स हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, इसका मतलब ऑक्सीजन का एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड सिर्फ ऑक्सीजन का एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है, जितने भी एटम्स होते हैं उन सबके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में होते हैं, इसलिए एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके बाद चार्ज आ जाएगा एटम के ऊपर। एटम के ऊपर चार्ज आते ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में सीखेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ऑक्सीजन का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, एक शेल बनाओगे। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अराउंड एक शेल बनाया, के शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाले। उसके बाद एल शेल बनाया, एल शेल के अंदर बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। सो दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। मूविंग ऑन टू एटॉमिक नंबर 9। एटॉमिक नंबर 9 रिप्रेजेंट्स फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के पास अगर एटॉमिक नंबर 9 है, विच मीन्स उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 9 प्रोटॉन्स हैं। 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, 9 में से 2 गया, बचे 7। तो जो सेकेंड शेल होगा उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस करती हूँ विच इज़ नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मूविंग ऑन टू द 10th एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है, नियॉन का होता है। अगर नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8। नाउ इफ़ यू रिमेंबर यूजिंग द फॉर्मूला 2n², अगर हम n की वैल्यू 2 डालते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द सेकेंड शेल कितने हो गए थे, 8। यानी अब आपका एल शेल भी फुल हो गया। इसके आगे जाने पर एल शेल में भी इलेक्ट्रॉन डालने की कोई जगह नहीं बची है, यानी कि अब आपको एक और शेल ड्रॉ करना होगा। याद रखना, अगर एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा होते ही आपने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, आपने दूसरे शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते थे वो भी डाल दिए विच इज़ 8। तो अब आपको थर्ड शेल ड्रॉ करना पड़ेगा, थर्ड शेल विच इज़ दी एम शेल। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का होता है। इसका मतलब सोडियम के एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे और दूसरे शेल के अंदर बाकी बचे हुए सारे डाल दोगे, नहीं डाल सकते, क्योंकि जो आपको मैंने 3 रूल सिखाए थे वीडियो की स्टार्टिंग में उसके अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि दूसरे शेल में 2n² फॉर्मूला से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे फॉर्मूला में तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे दैट विल बी 8। यानी जो सेकेंड शेल में है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। अगर सेकेंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं और सोडियम के पास अभी 9 बचे हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड शेल ड्रॉ करना पड़ेगा विच इज़ दी एम शेल। तो जो बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है आप उसको किस में डालोगे, एम शेल में। सो के शेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछो कि हम सेकेंड शेल में 8 भरने पे क्यों तुले हुए हैं, हम एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन क्यों डाल रहे हैं, एम खाली पड़ा है वहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, वहाँ पे इतनी जगह है तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन वहाँ क्यों नहीं डालते। तो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नील बोर्ड ने जो रूल बताया था हमें उसके अकॉर्डिंग जब तक इनर शेल पूरी तरह से फिल नहीं हो जाता, जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तब तक आप नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं डालोगे। यानी सेकेंड शेल के अंदर जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते तब तक आप थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन डालने स्टार्ट नहीं करोगे। सो दैट इज़ वाई सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन आप फर्स्ट शेल में डालोगे, फर्स्ट शेल को अच्छी तरह फिल करोगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आप सेकेंड शेल में डालोगे, सेकेंड शेल को अच्छे से फिल करोगे, फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है उसको आप एम शेल में डालोगे। Now moving on to atomic number 12. Atomic number 12 represents what? Magnesium. So atomic number 12 represents magnesium, which means magnesium has 12 electrons and 12 protons. अब इन्हीं 12 इलेक्ट्रॉन को आपको मैग्नीशियम के न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज करना है। तो आप पहला शेल ड्रॉ करोगे, पहले शेल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करोगे,
सेकेंड शेल के अंदर आप 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे। तो अभी तक आपने कितने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब टोटल कितने करने थे, 12 करने थे, और उसमें से आप 10 को अरेंज कर चुके हो, तो कितने बचे, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो जो आप थर्ड शेल ड्रॉ करोगे उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 2। नाउ मूव ऑन टू द एटॉमिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर 13 होता है एल्यूमिनियम का, विच मीन्स एल्यूमिनियम हैज़ 13 इलेक्ट्रॉन्स एंड 13 प्रोटॉन्स। तो अगर आपको ये 13 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं तो आप क्या करोगे, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल के अंदर बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 + 8 + 3 13 हो गए। मूविंग ऑन टू एटॉमिक नंबर 14 विच रिप्रेजेंट सिलिकॉन। सो इसका मतलब सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 14 प्रोटॉन्स हैं। अगर आपको 14 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं तो अगेन आपको 3 ऑर्बिट्स, 3 एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। फर्स्ट एनर्जी लेवल में आप 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, सेकेंड एनर्जी लेवल में आप 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो मैक्सिमम, तो आप 8 डालोगे। बचे कितने, टोटल आपको 14 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने थे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में, आपने उसमें से 10 ऑलरेडी कर दिए हैं, तो बचे कितने, 4। यानी कि जो ऑटरमोस्ट शेल है सिलिकॉन का, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4, विच मीन्स number of valence electrons in silicon atom is 4. Moving on to the next atomic number which is atomic number 15. Atomic number 15 represents phosphorus, यानी phosphorus के पास 15 इलेक्ट्रॉन हैं और 15 प्रोटॉन हैं। अब अगर आपको ये 15 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं तो फिर से आप अपनी डायग्राम में एक न्यूक्लियस ड्रॉ करो। न्यूक्लियस के बाहर पहला शेल ड्रॉ करो, के शेल, उसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करो। देन सेकेंड शेल ड्रॉ करो जिसके अंदर आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो एंड देन ड्रॉ द थर्ड शेल। थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2n² फार्मूला से याद करो। n की वैल्यू अगर आपने 3 पुट करी थी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे कितने आएंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। सो थर्ड शेल के अंदर आपके 18 आ सकते हैं। तो अब अगर आपको फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करना है तो आप पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे एंड देन फाइनली थर्ड शेल के अंदर आप बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दोगे। यानी कोई आपसे पूछता है तो फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने उसके आउटरमोस्ट शेल में, और आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। Alright, now moving on to the next atomic number which is 16 and this is for sulfur element. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, यानी उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 16 प्रोटॉन्स हैं। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो आप क्या करोगे, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन एंड बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, 10 तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए, टोटल 16 थे, बच गए कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो सल्फर के आटोमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ड्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन ही उस सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर एटम विल बी 6। मूविंग ऑन टू एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन एलिमेंट का, यानी क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 17 ही प्रोटॉन होंगे। अब 17 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे अरेंज करोगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 17। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 7। So number of valence electron in chlorine atom will be 7. So the next atomic number is atomic number 18 which is for argon element. So argon के पास 18 electrons हैं and 18 protons हैं, which means अगर आप इसको electronic structure draw करोगे तो आप nucleus के पास पहला shell draw करोगे, उसमें 2 electron दिखाओगे, सेकेंड शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल हो गए 18। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एटॉमिक नंबर विच इज़ एटॉमिक नंबर 19। सो एटॉमिक नंबर 19 किसका होता है, पोटेशियम एलिमेंट का होता है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे, फर्स्ट शेल के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करोगे, सेकेंड शेल के अंदर आप 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दोगे, तो टोटल 19 थे, उनमें से आपने 10 ड्रॉ कर दिए। अब बचे हुए 9 कैसे ड्रॉ होंगे। अब देखो, आपने जो फॉर्मूला 2n² पढ़ा है, 2n² में n की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन दी थर्ड शेल कितने हो गए, 18।
लेकिन आपके पास बचे कितने हैं 9। सो एज पर दी फॉर्मूला तो आप 9 के 9 आपको थर्ड शेल में डाल देने चाहिए, लेकिन आपको सेकेंड रूल भी याद होगा। सेकेंड रूल ने क्या बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो आप थर्ड शेल में, अगर थर्ड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, तो यानी आप उस शेल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल कैन बी 8। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, तो यानी कि आप जो थर्ड शेल है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, और आपके पास है कितने, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में नहीं आएंगे। आप थर्ड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन डालोगे एज पर दी सेकेंड रूल, और उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया उसको आप फोर्थ शेल के अंदर डालोगे। सो जैसे ही एटॉमिक नंबर 18 क्रॉस करता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है, तो आपको फोर्थ शेल को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो आप फोर्थ शेल के अंदर वो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन डालोगे। तो यानी पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कैसे बनेगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, देन थर्ड शेल में फिर से 8, एंड देन फोर्थ शेल में 1। सो 2, 8, 8, 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर पोटेशियम। नाउ मूविंग ऑन टू द एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर 20 किस एलिमेंट का सिंबल है, कैल्शियम का। सो कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 20 प्रोटॉन्स हैं। तो अगर आपको 20 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट शेल में बहुत ईजी है, आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप 8 ड्रॉ करके दिखाओगे। थर्ड शेल में आपको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18, और आपके पास अब कितने बचे हैं दिखाने के लिए, 10। बट क्या आप ये 10 के 10 डाल दोगे थर्ड शेल में, नहीं डालोगे, क्योंकि आपको रूल नंबर 2 भी याद आना चाहिए। रूल नंबर 2 ने क्या बताया था कि आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 8। तो अगर आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 8, तो यहाँ पे आप थर्ड शेल में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे डाल सकते हो, आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स डालोगे, और जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आप फोर्थ शेल में डालोगे। सो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बनेगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, उसके बाद फिर 8 एंड देन 2। सो 2, 8, 8, 2, दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर कैल्शियम। कुछ नहीं समझ में आया है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना बहुत ईजी लगता होगा। आई ऑल्सो बिलीव दैट आप लोग अपने नोटबुक और पेन निकाल के मेरे साथ साथ आपने ये सारे डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, प्रैक्टिस की है। अगर अभी तक नहीं की है तो एक बार प्लीज़ करके देखो, क्योंकि अगर आप एक बार अपने हाथ से सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ कर लोगे तो ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझने में और किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझने में, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी एंड आयंस, एंड देन द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी एंड आयंस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी राइट द केमिकल फॉर्मूलाज, और केमिकल रिएक्शंस भी कैसे कैसे होती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू इंक्लूड सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 9th। सो 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है विच इज़ आस्किंग अस टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एंड सोडियम एटम। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है और आपने मेरे कहने से एटॉमिक नंबर लर्न कर लिए थे, तो आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखना। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से पहले आपको एटॉमिक नंबर ज़रूर पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, विच मीन्स कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे, और इसीलिए एटम के ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू एटम के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना होता है। एंड एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता एज सच। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखना है 6 इलेक्ट्रॉन्स का, तो आप कैसे लिखोगे, आप एक न्यूक्लियस ड्रॉ करोगे, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल ड्रॉ करोगे। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला 2n², n की वैल्यू 1 है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन कम इन द फर्स्ट शेल इज इक्वल टू 2। तो आपने पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। सो अब सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, टोटल आपको 6 दिखाने थे, आपने 2 ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं, तो 6 में से 2 गए, बचे 4। तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। सो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एटम विच इज सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 11 प्रोटॉन्स हैं। तो आप फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, सेकेंड शेल के अंदर
2n² फॉर्मूला से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। तो आप सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आप थर्ड शेल में ड्रॉ करके दिखा दोगे। यानी जब सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो 3 शेल्स इन्वॉल्व होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 1 स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो सबसे पास शेल होगा उसमें 2 देन 8 देन 1। ऑल राइट, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ये भी 9th क्लास की NCERT बुक से है। सो ऑथर हमसे पूछ रहा है, इफ द K and L shells of any atom are full, what will be the atomic number of the element? और वो चाहता तो उसके साथ ये भी पूछ सकता था that identify the element। अब उसने यहाँ पे हमें एलिमेंट का नाम भी नहीं दिया, हमें एटॉमिक नंबर भी नहीं दिए, उसने सिर्फ ये बता दिया कि एक पर्टिकुलर एटम है जिसका K शेल और L शेल फुल है। अब आपको पता होना चाहिए K शेल इज़ द फर्स्ट शेल स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। तो अगर फर्स्ट शेल है यूजिंग द फॉर्मूला 2n², K शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, n की वैल्यू क्या होती है K के लिए, 1। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द फर्स्ट शेल इज़ 2। तो आपका K शेल फुल है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए K शेल में। देन L शेल, अब L शेल इज़ द सेकेंड शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो 2n² फॉर्मूला में n की वैल्यू क्या है, 2, विच मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 2 विच मीन्स 8। सो जो L शेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे, 8। तो अब ऑथर बोल रहा है दैट K शेल इज फुल एंड L शेल इज फुल, विच मीन्स 2 and 8 electrons are present, which means that 2, 8 electrons are present, which means total 10 electrons are present। तो अगर total 10 electrons present है तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था that number of electrons and number of protons दोनों इक्वल होते हैं and they represent the atomic number of the element। so atomic number 10 किसका होता है, जल्दी से बताओ। atomic number 10 represents the element neon। सो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप एलिमेंट पहचान सकते हो। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10। एटॉमिक नंबर 10 है तो आपका एलिमेंट क्या हो गया, नियॉन। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन पहले ही बता दी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने इंपॉर्टेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट एक्चुअली टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करती हैं। हमारे आसपास जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन्स लेने से बनते हैं या इलेक्ट्रॉन देने से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से बनते हैं। तो जो भी कंपाउंड्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, बट कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो एटम के आउटरमोस्ट शेल में है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर द वंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दे ऑल्सो डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट and they also determine the chemical properties of that particular element। So that is why it's very important to understand what are valence electron और किस element के outermost shell में कितने electron हैं, कितने valence electrons हैं। It's time for revision। जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम एटॉमिक नंबर वाइज किस किस एटम के पास कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 2 विच रिप्रेजेंट्स हीलियम एटम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसके पास एक ही शेल होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसी शेल में होते हैं, यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर ही दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 3 विच रिप्रेजेंट्स लिथियम एटम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2,1, यानी लिथियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,2 बिकॉज बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2,2, यानी बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस 2। फिफ्थ एलिमेंट इज बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है विच मीन्स उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2,3, यानी बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 6 विच रिप्रेजेंट्स कार्बन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2,4, यानी कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 7 विच रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है विच मीन्स उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2,5। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर
8 है, इसका मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे आप 2,6, यानी ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, यानी उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 2,7। इसका मतलब फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 10 विच रिप्रेजेंट्स नियॉन। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8, यानी नियॉन के आउटरमोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 11 विच रिप्रेजेंट सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, विच मीन्स सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, विच मीन्स उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 2,8,2, यानी मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13, यानी कि उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 283। नेक्स्ट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, विच मीन्स उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 284 हो गया, यानी सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, विच मीन्स उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 285 है, दैट मीन्स फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 16 विच रिप्रेजेंट सल्फर एलिमेंट। सो सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई 2,8,6। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 17 विच इज़ फॉर क्लोरीन एलिमेंट। सो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई 2,8,7। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 18 विच रिप्रेजेंट्स आर्गन। आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई 2,8,8, यानी आर्गन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 19 विच रिप्रेजेंट्स पोटेशियम। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई 2,8,1, यानी पोटेशियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एंड नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इज 20 विच रिप्रेजेंट्स कैल्शियम एलिमेंट, यानी कि कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई 2,8,8,2, यानी कैल्शियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिपीट हो रहे हैं, 1 से लेकर 8 तक इंक्रीज होते हैं और उसके बाद वापस 1 से स्टार्ट होते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रूल दैट द आउटरमोस्ट शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। हर एटम की ये कोशिश होती है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो बहुत खुश रहता है, वो अपनी लाइफ खुद अकेले इंजॉय कर लेता है। अगर किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो क्या करेगा। अभी आपने ये जो समरी टेबल देखी है इसमें आपने देखा कि किसी एलिमेंट के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 7 है। बहुत रेयर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके पास आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास कंप्लीट है वो तो बहुत खुश है, वो तो बहुत स्टेबल है। बट जिसके आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो क्या करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको एटॉमिक नंबर 1 to 20 लर्न होना चाहिए, उन सारे एलिमेंट्स के सिंबल लर्न होने चाहिए। और अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना भी सिखा दिया है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट से लेकर 20 एलिमेंट्स तक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब डिटरमाइन कर पाओगे, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट पसंद आया और टॉपिक समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।